वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। कि जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में रखते हैं। जब भी हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिल्डिंग की जिस जगह निर्माण करना है वहाँ पर साइट को देखते हैं और उसके बाद सारी डायरेक्शनें देखते हैं। जैसा कि ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए डेफिनेशन है कि हवा की दिशा और सूर्य की स्थिति के संदर्भ में बिल्डिंग की सामने वाली साइडों की दिशा का निर्धारण बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कहलाता है। यानी कि जिस डायरेक्शन से हवा और सूर्य की किरणें आती हैं उस डायरेक्शन में बिल्डिंग का ओरिएंटेशन रखना चाहिए। बिल्डिंग की डायरेक्शन इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि बिल्डिंग में धूप, प्रकाश और हवा का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसमें डोर, विंडो, वेंटिलेशन किस डायरेक्शन में रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एयर का फ्लो हो सके। ओरिएंटेशन के चुनाव में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर हमें स्टडी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूर्य और धूप की तीव्रता, यानी कि हमें देखना है कि सूरज की किरणें और धूप की तीव्रता किस डायरेक्शन में ज़्यादा आती है। नंबर 2, हवा की डायरेक्शन, यानी कि हवा का जो फ्लो है किस डायरेक्शन में ज़्यादा होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग बनाते हैं। हवा की डायरेक्शन और धूप की तीव्रता, जलवायु की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जगहों पर हवा की दिशा और धूप की तीव्रता अलग अलग होती है और वहाँ का मौसम भी अलग अलग होता है। ओरिएंटेशन की दृष्टि से क्षेत्रों पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो हमें जहाँ पर ठंड ज़्यादा है उसके हिसाब से हमें बिल्डिंग का ओरिएंटेशन अलग रखना है, जहाँ ज़्यादा गर्मी है उसका ओरिएंटेशन हमें अलग रखना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, उष्ण और एंड आर्द्र क्षेत्र। नंबर 2, उष्ण एंड शुष्क क्षेत्र। नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्र। तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि उष्ण एंड आर्द्र क्षेत्र, उष्ण एंड शुष्क क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। इन जगहों पर अलग अलग तरीके से हम बिल्डिंग का ओरिएंटेशन स्थापित करते हैं। नंबर 1, उष्ण एंड आर्द्र क्षेत्र, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। इन एरियाज़ की जलवायु अर्ध नम होती है, वर्षा अधिक तथा गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है। इन परिस्थितियों में बिल्डिंग का ओरिएंटेशन डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि बिल्डिंग में एयर का फ्लो फ्री रूप से हो सके। यानी कि इस उष्ण अर्ध क्षेत्र में हमें ओरिएंटेशन ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि एयर का फ्लो आसानी से हो सके। भारतवर्ष में उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में
मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, तटीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र आते हैं। ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्ण एंड आर्द्र क्षेत्र पाया जाता है। नंबर 2, उष्ण एंड शुष्क क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जलवायु विषम होती है। अधिकतम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और न्यूनतम टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड या इससे कम हो सकता है। इन क्षेत्रों में दिन के समय तापमान बहुत अधिक लेकिन रात को ठंड होती है। जहाँ तक संभव हो बिल्डिंग का दिन के समय धूप से बचाव और इसके साथ साथ जाड़ों की रातों में बिल्डिंग में ऊष्मा विसर्जन की दर कम होनी चाहिए ताकि जाड़ों की रात में बिल्डिंग अधिक ठंडा न हो। इन क्षेत्रों में भवन का दिग्स्थापन सूर्य की स्थिति के अनुसार किया जाता है। अर्ध जलवायु वाले क्षेत्रों में ओरिएंटेशन वायु की दिशा के अनुकूल किया जाता है। दिन के सबसे गर्म समय में सूर्य दक्षिण में होता है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो सबसे गर्म समय में सूर्य दक्षिण में होता है और जाड़ों में सूर्य की उच्चता अधिक और गर्मियों से कम होती है। बिल्डिंग का ओरिएंटेशन और कंस्ट्रक्शन इस प्रकार किया जाना चाहिए। जब हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करना चाहिए कि अधिक तापमान के समय न्यूनतम ऊष्मा आए। नंबर 2, निम्न तापमान के समय भवन में न्यूनतम ऊष्मा का विसर्जन हो। जब बिल्डिंग को बाहर का तापक्रम आरामदायक हो उस समय बिल्डिंग में ऊष्मा की प्राप्ति और विसर्जन लगभग बराबर रहे। गर्मियों के समय कम ऊष्मा तथा जाड़ों में अधिक प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग में लंबी दीवारें उत्तर और दक्षिण दिशा में तथा छोटी दीवारें पूर्व और पश्चिम दिशा में होनी चाहिए ताकि दोपहर के समय बिल्डिंग के कम क्षेत्रफल पर सूर्य की किरणें पड़ें। बिल्डिंग में विंडो दक्षिण डायरेक्शन में लगानी चाहिए ताकि जाड़ों में कमरों में धूप आ सके। भारत में उष्ण और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, इंदौर, आगरा, जमशेदपुर आदि क्षेत्र उष्ण व शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं। और नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्र, हिल रीजन। इन क्षेत्रों में सामान्यतः तापक्रम बहुत कम रहता है और ज़्यादातर अधिकतर भाग में ठंडी रहती है। जितने पहाड़ी स्टेशन हैं, पहाड़ी जगहें हैं, वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है। इन क्षेत्रों में बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस प्रकार करना चाहिए कि बिल्डिंग में अधिक समय तक धूप आए। इसलिए बिल्डिंग को पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर बनाना चाहिए। वहाँ पर धूप अधिकतम समय तक रहती है। ऐसे क्षेत्रों में छतों में ऊष्मारोधी सीलिंग और रात्रि में बिगड़ के द्वारा ऊष्मा हानि को रोकती है। जिन क्षेत्रों में काफ़ी हिमपात होता है वहाँ पर भवनों की छतें ढालू बनाई जानी चाहिए ताकि छत पर बर्फ का जमाव न हो। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें चाहिए कि दक्षिणी डायरेक्शन की जो ढाल है उस पर हमें बिल्डिंग बनानी चाहिए और हमारी विंडो का की जो डायरेक्शन है वो दक्षिणी साइड में हो ताकि सूर्य की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर सकें। सिलेक्शन ऑफ साइट, स्थल चुनाव। जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम सिलेक्शन ऑफ साइट कि हमें कहाँ पर बिल्डिंग बनानी है। तो उस एरिया का सर्वे करते हैं कि वहाँ की सोइल कैसी है, वहाँ की
पर कौन सी फाउंडेशन बनेगी। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला कार्य साइट सिलेक्शन का है। बिल्डिंग के साइट सिलेक्शन में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। साइट का सिलेक्शन बिल्डिंग के टाइप पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है, तो हमें वहाँ की किस टाइप की सोइल चाहिए। आवासीय भवनों के लिए साइट का सिलेक्शन, बिल्डिंग की साइट सेफ स्थान पर हो। बिल्डिंग की साइट भराव की ज़मीन वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भराव वाली जगह में सेटलमेंट की संभावना बनी रहती है। अगर हमने कोई बिल्डिंग बना दी और वहाँ पर सेटलमेंट होना है, तो हमारी पूरी बिल्डिंग का सेटलमेंट हो जाएगा, वो नीचे की ओर बैठ जाएगी और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कि जब भी हम कोई बिल्डिंग का निर्माण करें, तो जहाँ पर फाउंडेशन बने तो वहाँ पर भराव की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर भराव क्या है तो कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देना चाहिए। बिल्डिंग के पास अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि घरों का पानी जो भी हमारे आउट ऑफ वाटर है उसका फ्लो सही होना चाहिए। बिल्डिंग साइट की सोइल फाउंडेशन बनाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। जहाँ पर हम बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ की सोइल फाउंडेशन बनाने के लिए सही होनी चाहिए। बिल्डिंग खाई और तालाब से दूर होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के लेटरल मूवमेंट से भवन की सुरक्षा को खतरा होता है। कभी भी बिल्डिंग बनाते समय हमें तालाब, झील, नदी के साइड से नहीं बनाना चाहिए। कभी भी लेटरल मूवमेंट होने से बिल्डिंग को हानि हो सकती है। तो साइट सिलेक्शन में इतना ही है कि सबसे पहले हमें किस प्रकार की बिल्डिंग का डिज़ाइन करना है, तो उस हिसाब से हमें कितनी गहरी फाउंडेशन लेके जानी है, वहाँ की सोइल कैसी है। और अगर हमारी आवासीय बिल्डिंग है तो हमें चाहिए कि वो सिटी के अंदर हो, एक टाउन एरिया के अंदर हो और ऐसी जगह पर हो कि जहाँ से हर चीज़ आसानी से प्रोवाइड हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बिल्डिंग नदी नाले के साइड से नहीं बनानी चाहिए, और अगर किसी जगह भराव है तो वहाँ कुछ समय के बाद में फाउंडेशन बनानी चाहिए। बिल्डिंग बाय लॉ, भवन अधिनियम। जब हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो वहाँ बिल्डिंग अधिनियम के अकॉर्डिंग कुछ परमिशन हमको लेनी होती है। तो विभिन्न विभागीय स्थानीय निकाय जैसे महानगर पालिका और टाउन एरिया, इन जगहों पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने से पहले वहाँ के प्राधिकरण अथॉरिटी को से परमिशन लेनी होती है। महानगर के विकास प्राधिकार डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी अपने अपने क्षेत्रों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल और नियमित करने के उद्देश्य से कुछ नियम बना लेते हैं, जिन्हें बिल्डिंग अधिनियम कहते हैं। हर नगर पालिका, टाउन एरिया और महापालिका का अलग अलग तरीके से अपना एक नियम है, जिसके हिसाब से हमें वहाँ से परमिशन लेनी होती है। सभी नगर पालिकाओं और निगमों का बिल्डिंग अधिनियम का उद्देश्य लगभग समान ही है। बिल्डिंग बनाने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए इन नियमों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। कुछ सामान्य बिल्डिंग अधिनियम निम्न हैं। हाइट ऑफ प्लिंथ, कुर्सी की ऊंचाई। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें उसको ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर रखना है, वो हमारी हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल कहलाती है। बिल्डिंग के सामने या पीछे से जाने वाली सड़क के मध्य भाग से बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल कम से कम 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। वॉल थिकनेस, दीवार की मोटाई। किसी भी दीवार की मोटाई उससे भवन की ऊंचाई के 1/16 से कम नहीं होनी चाहिए। मंजिल की ऊंचाई, अलग अलग प्रकार के कमरों के फर्श से सीलिंग की मिनिमम हाइट निम्न होनी चाहिए। जो मेन कमरा है उसकी हाइट 3.30 मीटर, स्नानघर शौचालय की 2.80 मीटर, रसोई के 3 मीटर।
अगर एयर कंडीशनिंग रूम में फर्श से एयर कंडीशनिंग डक्ट तक की हाइट 2.40 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। विल्ट ऑफ प्लिंथ और कवर्ड एरिया, निर्मित क्षेत्र, कुर्सी क्षेत्र और ढका एरिया। किसी प्लॉट पर निर्मित क्षेत्र प्लॉट के साइज, प्लॉट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। प्लॉट के पूरे क्षेत्रफल को ढकने की अनुमति नहीं दी जाती। प्लॉट जितना छोटा होता है, ढके हुए निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत उतना ही अधिक अनुपयुक्त होता है। कुछ लिमिटेशन है जो प्लॉट का क्षेत्रफल है, तो मानक द्वारा निर्मित क्षेत्रफल की मैक्सिमम लिमिट ढका क्षेत्रफल। अगर हमारा प्लॉट का साइज एरिया 200 वर्ग मीटर से कम है तो 60% तक हम उसका एरिया ढक सकते हैं। 2 मंजिल तक बिल्डिंग बना सकते हैं और तीसरी मंजिल पर छोटा मोटा पानी के रोकने के लिए बना सकते हैं। अगर 201 से 500 वर्ग मीटर तक प्लॉट का क्षेत्रफल है तो 50% या 120 मीटर से जो भी अधिक हो, इतने एरिया को हम कवर कर सकते हैं। 501 से 1000 मीटर तक 40% या 250 मीटर से जो भी अधिक हो, उतने एरिया को ढक सकते हैं। 1000 मीटर से अधिक 33.5% या 400 वर्ग मीटर से जो भी अधिक हो, उतने एरिया को हम ढक सकते हैं। तो बिल्डिंग के चारों तरफ ओपन स्पेस, बिल्डिंग के सामने ओपन स्पेस 3 मीटर तक कम नहीं होना चाहिए। जिस बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो हमें चाहिए कि उसके सामने का जो स्पेस है वो 3 मीटर तक कम नहीं होना चाहिए। रोड की सेंटर लाइन से 4.5 मीटर दूरी के भीतर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाना चाहिए। 4.5 मीटर की दूरी जो रोड का सेंटर पॉइंट है वहाँ से ली जाती है। प्लॉट को दोनों साइडों में कम से कम 1.5 मीटर का ओपन स्पेस होना चाहिए। अगर साइड में रोड है तब रोड की तरफ 3 मीटर का ओपन स्पेस होना चाहिए। अगर हमारे बिल्डिंग के साइडों में अगर रोड नहीं है तो हमें चाहिए कि हम 1.5 मीटर का ओपन स्पेस दें। अगर रोड है तो हमें चाहिए कि हम 3 मीटर का ओपन स्पेस दें और फ्रंट पे हमें 4.5 मीटर का स्पेस चाहिए। बिल्डिंग का स्थल नक्शा, साइट प्लान। साइट प्लान 8 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के स्केल पर बनाया जाता है। इसमें प्लॉट की बाउंड्री लाइन, रोड और उत्तर दिशा शो होनी चाहिए। यह प्लान जो हम साइट प्लान बनाते हैं, ये प्लान 8 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो हमें स्केल मानना होता है, हमें चाहिए कि हम 8 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेकर चलें। और बाउंड्री लाइन, रोड और ड्राइंग शीट पर उत्तर दिशा से होनी चाहिए। मुख्य नक्शा, इसमें बिल्डिंग के प्लान, एलिवेशन 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के स्केल पर शो किए जाते हैं। वैसे तो हम नक्शा कुछ स्केल कुछ भी मान सकते हैं, बट हमें चाहिए कि अगर हम मेन नक्शा बना रहे हैं तो 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के स्केल पर बनाएं। नया प्रस्तावित निर्माण कार्य लाल रंग में दिखाया जाता है। वाटर ड्रेनेज और सीवर लाइन डॉट लाइन से शो किए जाते हैं। जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा है कि जो चीज़ हमें सामने से दिखाई न दे उसको हम हमेशा डॉट लाइन से बनाते हैं, इसी तरीके से हमें वाटर ड्रेनेज और सीवर लाइन ऊपर से दिखाई नहीं देती है। ड्राइंग शीट पर जब बनाएंगे तो हमें चाहिए कि हम उसको डॉट लाइन के जरिए शो करें। जिस निर्माण कार्य को तोड़ना होता है उसे हम पीले रंग से शो करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन करते समय हमें लगा कि कुछ बिल्डिंग का निर्माण हमने गलत कर दिया है तो हम उसको पीले रंग से बेंचमार्क कर देते हैं ताकि
उसको तोड़ा जा सके। बिल्डिंग की सभी ड्राइंग पर बिल्डिंग के मालिक और आर्किटेक्ट तथा इंजीनियर के साइन होने चाहिए। ड्राइंग के साथ बिल्डिंग निर्माण में यूज़ किए जाने वाले मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी लगानी चाहिए। साइज ऑफ रूम, हमें रूम का साइज कितना रखना है। लिविंग रूम मिनिमम चौड़ाई 2.40 मीटर और मैक्सिमम क्षेत्रफल 9.50 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग रूम की जो मिनिमम चौड़ाई है वो 3 मीटर और मिनिमम जो क्षेत्रफल है वो 11 मीटर स्क्वायर। स्टडी रूम 2.40 मीटर और 9.5 मीटर स्क्वायर उसका मिनिमम क्षेत्रफल होना चाहिए। किचन की मिनिमम चौड़ाई 2.40 मीटर और मिनिमम क्षेत्रफल 9.5 मीटर स्क्वायर। बाथरूम 1.20 मीटर और 3.0 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो साइज ऑफ रूम डिपेंड करता है कि हमें कितने बड़े लेने हैं, फिर भी एक स्टैंडर्ड साइज है कि हमें चाहिए कि इससे कम नहीं लेना चाहिए। बिल्डिंग अप्रूवल, भवन स्वीकृति, जब कोई भी व्यक्ति नया कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसे स्थानीय अधिनियमों का पालन करते हुए नक्शा बनवाना होता है। उसके बाद इस नक्शे को स्थानीय निकाय में निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक फीस के साथ जमा करना होता है और बिल्डिंग का प्लान निम्न प्रकार तैयार किया जाता है। बिल्डिंग मालिक को स्थानीय ऑफिस में नक्शे, स्पेसिफिकेशन और निर्धारित फीस जमा करने के बाद 45 दिन के अंदर नक्शे की स्वीकृति और आपत्ति ऑब्जेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करेगा। अगर ऑफिस कोई भी आपत्ति नहीं जताता है तो नक्शे का पास माना जाएगा और कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कर दिया जाता है। नक्शे की परमिशन मिलने के 3 वर्ष बाद अगर कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। अगर स्वीकृति के 1 वर्ष तक कंस्ट्रक्शन कार्य आरंभ नहीं किया गया है तो स्वीकृति को पुनः अनुमोदन करना होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग का अप्रूवल लेते हैं और अगर टाइमली हमने उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कराया है तो वो कैंसिल हो जाता है, फिर हमें दोबारा से परमिशन लेनी होती है। तो एक अप्रूवल की 3 इयर्स की लिमिटेशन होती है। अगर उस लिमिटेशन के अंदर हमने काम की शुरुआत नहीं की है तो वो इनवैलिड हो जाता है। थैंक यू।